हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक काफ़ी भाइयों का एक सवाल रहता है कि हमें ज़िंदगी में मतलब कमाना कितना रुपया है, या ताकि हमारी जो फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती रहें, जो खर्चा है वो भी पूरा होता रहे, या फिर जो हमें फ्यूचर में जो आने वाला जो खर्चा है वो भी पूरा होता रहे, उसके लिए जो जमा पूंजी है वो जमा होती रहे। तो हमें आज के दिन मतलब इकट्ठा कितना रुपया लगा के हम लोग इकट्ठा रख दें कि हम लोग बाद में आराम से चैन से हमें जो काम करना है वो करें, चाहे कमाए तो कमाए, नहीं कमाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। तो ऐसा हमें कितना पैसा आज के दिन कमाना है और किस फॉर्म कितना कितना कमाना है। अगर आज के दिन हमारे पास अगर उतनी कमाई हो रखी है तो हमें उसको कहाँ रखना चाहिए। एज फंडामेंटली पास के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रिटर्न है, उनको देखते हुए हमें कहाँ उसको रख देना चाहिए ताकि फ्यूचर की जरूरतें पूरी होती रहें। अगर आज के दिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो आज हमें कितना कमाते हुए कहाँ डाल के उसको इकट्ठा करना है, या फिर रिटर्न मतलब कौन सी ऐसी जगह उसको रखना है ताकि वहां पर रिटर्न अच्छा बने। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो एक मुश्त राशि हमें आप बता दो। तो उसी एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, उसका ही हम लोग आज थोड़ा सा जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा शीट बनाया है, पिछले 2 महीने के आसपास में थोड़ा सा मेहनत किया। 2 महीने तो नहीं लगा, पर 1.5 महीना लगा होगा इस शीट के अंदर में। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं एंड हम आपको पूरी शीट दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। आज के दिन मान के चलो हमें किसी एक इंसान की, जिसका नाम है कोई भी, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ अंकित। ठीक है, तो अंकित जी की हम लोग आज के दिन थोड़ा सा फ्यूचर के ट्रैक रिकॉर्ड, फ्यूचर को खर्चों को देखते हुए आज का हम लोग थोड़ा सा उनका कितनी एक मुश्त उनको जरूरत पड़ने वाली है उसकी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मान के चलो अंकित जी को अगले 100 साल तक के लिए जो उनका खर्चा है उसको पूरा करने के लिए आज की राशि जाननी है। राइट, आज कितना पैसा उनके पास में एक मुश्त होना चाहिए या फिर उनको कमा के इकट्ठा करना, उसको में उसे जानना है, उनको जानना है। यहाँ पर आज के दिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है लगभग 5.5 से 6% के आसपास में एज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है। बट हम लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 7% मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में 7% का इन्फ्लेशन रेट रह सकता है। दो, इन्फ्लेशन रेट 7% नहीं रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ डी रेट। सो एफ डी रेट आज के दिन जो है 7% के आसपास या 6.5% के आसपास में ही चल रही है। सो फ्यूचर के अंदर एफ डी रेट की और कम होने के चांसेस है, तो इन्फ्लेशन रेट भी कम होने के ही चांसेस नजर आ रहे हैं। सो स्टिल वी आर टेकिंग इट एज इन 7%। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का यहाँ पर जो सेविंग्स है, अब सॉरी कंपनी का नहीं, जो लोग हैं, जिस भाई की हम लोग बात कर रहे हैं अंकित जी। तो अंकित जी की यहाँ पर बात करें तो उनका हमें सबसे पहले जानना है कि उनके पास में आज के दिन जो जमा पूंजी है कितना उनके पास में सेविंग्स कर रखी है उन्होंने। अब यहाँ पर हम लोग जो रिटर्न मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 4 फंड डाइवर्सिफाई किया है। 4 चीज़ों के अंदर में हमने चीज़ों को डिवर्सिफाई किया। लिक्विड फंड जिसको हम बोलते हैं एफ डी रेट, यहाँ पर हमने इसको चीज़ को लिखा भी है। लिक्विड फंड के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हम लोग ईपीएफ में पैसा पड़ा है, पीपीएफ में पड़ा है, एफडी में पड़ा है, आरडी में पड़ा है, लिक्विड फंड में पड़ा है, आर्बिट्रेज फंड में पड़ा है, डेट एंड बॉन्ड्स फंड्स के अंदर में पड़ा हुआ है। वो सारा का सारा पैसा ऐसे हम लिक्विड फंड मानते हैं, फिर एफडी फंड मानते हैं। दूसरा, सेविंग्स इन निफ्टी। इसका मतलब कि किसी भी भाई के पास में अगर गोल्ड के फॉर्म में पैसा पड़ा है, गोल्ड में पैसा पड़ा है, निफ्टी इंडेक्स में पैसा पड़ा है, लार्ज कैप में पैसा पड़ा है, बैलेंस फंड, इक्विटी सेविंग फंड या कंजर्वेटिव फंड्स, म्यूचुअल फंड के अलग अलग नाम है, इनमें से किसी भी चीज में पैसा पड़ा है तो वो हम लोग निफ्टी में मानते हैं, ये उनका निफ्टी में सेविंग चल रहा है। बिकॉज इनका रिटर्न जो होता है वो सिमिलर सा ही रहता है, लगभग 12% से 16% के बीच के अंदर में वेरी करता है। तो हमने इसका जो है नॉर्मल ऑन एन एवरेज 13% का एवरेज रिटर्न देखा है, जो कि हमने कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम लोगों को कंजर्वेटिव, हमको ऐसा मान के, क्योंकि फ्यूचर जब हमें निकालना है तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यार इतना तो मिल ही जाना चाहिए पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर लगभग 15% का रिटर्न दिया, तो हम लोग यहाँ पर 13% ही मान के चल रहे हैं कि चलो यार ठीक है 13 तो दे दे। राइट, यहाँ पर काफी सारे फंड्स हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर और भी बहुत सारे फंड्स हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड। इन्होंने, हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ फंड्स ने तो 20-20% का रिटर्न दिया है, बट हम लोग ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं 17% तक का हमें रिटर्न देंगे। और बाद में एक स्मॉल कैप फंड्स और आते हैं कि यहाँ पर देखने मिल रहा है कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप फंड जिन्होंने 30-30% तक का भी रिटर्न दिया, कुछ ने तो 24-25% तक का रिटर्न दिया। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज 21% का रिटर्न फ्यूचर में दे दें, ऐसा हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि दे देंगे, जो कि पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को हमने चेक करते हुए देखा है 21%। बाकी हम लोग जो एसेट एलोकेशन नॉर्मली जो देखने वाले हैं रिटर्न नॉर्मली, वो या तो फ्लेक्सी के फंड को या फिर निफ्टी के फंड को मतलब साइट में देख के ही हम लोग जो है फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं। क्योंकि 21% का रिटर्न बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे। अगर ना बना पाए तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज हम लोग फोकस में मेनली फ्लेक्सी कप और निफ्टी फंड को रखने वाले, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि यार जो हमने जो
हम जो अचीव करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, वो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और जब हॉस्पिटल में जमा हुए भर्ती हुए तो तब जो कंपनी है वो बोल रही है कि आपके तो भाई साहब टांग में सुई लगी थी आज से 50 साल पहले, पिछले जन्म में आपको तो टांग में एक सुई लगाई गई थी जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन आज हो रहा है। तो ऐसे रिजेक्शन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में। सो हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी को भी मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी वहां पर लेके चल रहे हैं 2-3% का फ्यूचर के परसेंट रिटर्न को, पास्ट के परसेंटेज को देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर अब लोग यहाँ पर हम थोड़ा सा खर्चा ले लेते हैं। अब जो अंकित जी हैं उनका हम थोड़ा सा खर्चा देखेंगे। यहाँ पे 7% का हमने इन्फ्लेशन रेट मान लिया है। अब सबसे पहले उनकी सेविंग देखेंगे। सेविंग्स का हम लोग देखते हैं तो उनके पास में मान के चलो कि एफडी मिला के उन्होंने जो एंडोमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं, है ना, एलआईसी ले रखी है जो कि 5 साल के अंदर में मेच्योर होने वाली है। उनके पास लिक्विड फंड में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है। उनके पास में ये जो आर्बिट्रेज फंड है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। डेट टू डेट बॉन्ड में पैसा उन्होंने डाल रखा है। तो वहां पर हम ऑन एन एवरेज 7% का लेने वाले हैं कि फ्यूचर में वो 7% तो रिटर्न दे ही देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस देने वाला 5.5%, एफडी देने वाले 6%, और ये जो दूसरे प्लान एंड डेट एंड बॉन्ड ये देने वाले 8%, ईपीएफ पीपीएफ देने वाले 8.5%, है ना। उम्मीद है वहां पर तो हम ऑन एन एवरेज 7% का रिटर्न उस पैसे पे मिल जाएगा। इसमें आप जब भी आप शीट आप अपने लिए बना रहे हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो ब्लू गैप के, जो ब्लू लाइनिंग के बीच में जो गैप, जो जगह छोड़ी है, सिर्फ वहीं पर आपको अपना डेटा फिल करना है। बाकी किसी भी ब्लू गैप के अलावा अगर कहीं पे आपको जगह मिल रही है तो वहां पर आपको अपना डेटा फिल नहीं करना है। राइट, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लू ही है सेल, पूरा का पूरा, इसको आपने छेड़ना नहीं है। जो ब्लू लाइनिंग के बीच में उसी को छेड़ना है, उसी के अंदर में आपको डेटा फिल करना है। बाकी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर हमने मान के चले कि सब कुछ जैसे मैंने आपको नाम बताया उन सब के अंदर में अंकित जी का लगभग 10 लाख रुपए का जमा पूंजी उन्होंने आज के दिन डाल के रखी हुई है। अब मान के चलो किसी को बोलेंगे एंडोमेंट प्लान जो एलआईसी है, मैंने एलआईसी ले रखी है जो 5 साल में मेच्योर होने वाली है और उसमें मेरे को लगभग 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो 5 साल बाद में मिलने वाले हैं, तो 7% के हिसाब से देख लो कि आज के दिन आपकी वैल्यू है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास में होनी चाहिए। उसके 7 लाख की तो आप यहाँ पे 7 लाख इंक्लूड करोगे बिकॉज वो 5 साल आगे की वैल्यू है। राइट, आप उसको 7 लाख में ही आज के दिन इंक्लूड कर सकते हैं। अब मान के चलो कि किसी भाई ने निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब निफ्टी में कितना कर रखा है, तो लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में भाई ने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इन्हीं भाई की अगर बात करते हैं तो इन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करा है। फ्लेक्सी कैप फंड जो निफ्टी फंड्स होते हैं इनसे थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं, थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं। जैसे ये वाले फंड्स हो गए डायनेमिक एसेट एलोकेशन एंड एवरीथिंग, एग्रेसिव एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गया, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, इनमें किसी में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं या फिर उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक्स के अंदर में। हम लोग स्टॉक्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है हम लोग डायरेक्ट जो फंड में लगा रखें उनको हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में इंक्लूड कर रहे हैं, जिसको हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपने अच्छे से पूछ के लगाया है। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पूछ के नहीं लगाया है, फंड मैनेजर या सॉरी जो पोर्टफोलियो एडवाइजर्स होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे पूछ के आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, तो आप अपने जो पैसे है उसको निफ्टी फंड के अंदर में डाल के रखें। उस पैसे को जो आपने डीमेट अकाउंट में जितने पैसा पड़ा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि आपने शेयर्स में डायरेक्ट लगा रखा है उसको आप निफ्टी में ऐड कर दें। आप इस यहाँ पर ना ऐड करें उसको, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रिटर्न है वहां पर हो सकता है चांदी हो जाए, हो सके ना हो तो ना चांदी भी ना हो। बिकॉज मैं काफी लोगों के पोर्टफोलियो देते हैं 150-150 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो वो पोर्टफोलियो आपको रिटर्न नहीं देने वाले, वो निफ्टी के बराबर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लेक्सी कैप फंड को तो डीमेट अकाउंट वाले जिनके पास में फंड पड़ा हो वो निफ्टी वाले फंड में ही ऐड कर दें वहां पर उसको। बाकी किसी भाई ने जैसे आपको चलो फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे मैंने आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं इनके अंदर में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मान के चलिए अक्किन जी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा। राइट, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मान के चलो कि इनके पास में स्मॉल कैप, इन्होंने बहुत भारी रिस्क भी लिया हुआ है छोटी छोटी कंपनियों के अंदर, छोटे छोटे जो बहुत ही हाई रिस्क की जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वहां पर इन्होंने लगभग 3 लाख रुपए लगा रखे हैं। और अंकित जी की जो आज के दिन जो उम्र नजर आ रही है वो लगभग 30 साल की नजर आ रही है, सॉरी 25 साल के आसपास की अंकित जी की उम्र नजर आ रही है। जो 25 तो यार इतना पैसा इकट्ठा होगा नहीं, 28 मान लो, क्योंकि आजकल आईटी वाले जो काम करते हैं वो पैसा कमा लेते हैं, बचा भी लेते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे उनके पास में 18 लाख रुपए की सेविंग टोटल मिला के उनके पास में आज के दिन है। कैसे भी है, एफडी में रखा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, चाहे जमीन बेच के खरीदी है, मतलब कैसे भी है उनके पास में कैश पड़ा हुआ है 18 लाख रुपए। अब उनका जो मंथली खर्चा है, अब उनको हम लोग खर्चों की बात करने वाले हैं, जो फ्यूचरिस्टिक खर्चे होने वाले हैं, जो आज खर्चे चल रहे हैं उन खर्चों को हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है कि अंकित जी का यहाँ पे जो मंथली का खर्चा हो रहा है वो खर्चा कौन सा,
खर्चा मेनली जो कि घर का रोजमर्रा का खर्चा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वो खर्चे की बात कर रहे हैं जो कि एक्सेप्शनल खर्चे हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट में गए, शॉपिंग करके आ गए, मूवी देखने गए, मूवी देख के आ गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना खा के आ गए, या फिर कहीं घूमने गए तो घूमने चले गए। तो वो जो एक्सेप्शनल खर्चा जो हमारा महीने का हमेशा का हो जाता है, दूध का खर्चा हो गया, राशन पानी का अलग होता है खर्चा, वो अलग हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसको अलग से रखा हुआ, बिकॉज राशन पानी से परमानेंट खर्चा, वो हमारी लाइफ टाइम चलने वाला है। मेड का खर्चा हो गया, घर के मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, वो परमानेंट खर्चा चलने वाला है, फ्यूचरिस्टिक, उसको हम लोग अलग से कैलकुलेट करने वाले हैं। ये वो खर्चा जो एक्सेप्शनल खर्चा है, जो कि हम लोगों की काउंटिंग में नहीं आता है। तो आपको मान के चलना कि यहाँ पर जो अंकित जी हैं उनका लगभग 15,000 रुपए का एक्सेप्शनल खर्चा हो जाता है, राइट। जैसे बिजली का बिल हो गया एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो भी क्योंकि वेरी करता है बिजली का बिल भी, इसलिए उसको भी हमने यहाँ पर नहीं रखा है, उसको हमने एक्सेप्शनल में ही रखा है। दो वे फिक्स खर्चा है बट एक्सेप्शनल में रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब अंकित जी, यहाँ पर 28 साल की उम्र है एंड उनकी भी रिसेंटली शादी हो गई है, और अभी दे आर एक्सपेक्टिंग है चाइल्ड एज वेल। सो अब बच्चे की जो शादी है, शायद बच्चा है तो बच्चे की हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और 19-20 साल के बाद में बच्चे की हायर एजुकेशन आती है, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आता है। हायर एजुकेशन की बात करूँ मैं, कॉलेज टाइम की, तो लगभग आज के दिन अंकित जी जो उनको जो कोर्स करवाना बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि यार इतना खर्चा तो आजकल नॉर्मली किसी कोर्स में लग ही जाता है, तो वो मान के चल रहे हैं कि 20 लाख रुपए उनका जो है आज के दिन खर्चा पड़ जाएगा, जो कि बच्चे के 20 साल बाद में जरूरत पड़ने वाली है। लगभग 19 साल मान लो, 20 साल ही मान लो, जरूरत पैदा ही नहीं हुआ बच्चा, राइट। तो 20 लाख रुपए की उसको खर्चे की जरूरत पड़ने वाली है। ये फ्यूचर का खर्चा है जिसको आज ही प्लान करके चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फॉरेन टूर। अब फॉरेन टूर का भी अंकित जी सोच रहे हैं कि यार यूरोप यूरोप थोड़ा घूम के आ जाएं बच्चों के साथ में, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं, एक बार थोड़ा बच्चा छोटा है पेट से, तो लगभग 3-4 साल बाद में लगभग यूरोप का खर्चा प्लान कर रहे हैं। लगभग उसमें 3 लाख रुपए का आज के दिन खर्चा आने वाला है। लगभग 4 साल बाद के अंदर वो प्लान करने का सोच रहे हैं, जिसमें 3 लाख का आज का खर्चा। नेक्स्ट बच्चे के, बच्चा हो रहा है तो शादी भी करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। अब हो सकता है फ्यूचर के अंदर बच्चे शादी करें ही ना, बहुत अच्छी बात है भाई, उनकी उनकी सेविंग्स में काम आएगा, वो जो पैसा बचा हुआ है आपने उनको तो गिफ्ट कर दोगे आप, तो करोगे भी क्या, जाओगे आप तो चले जाओगे, तो पीछे से उनको गिफ्ट ही होना है वैसे भी। तो फिर भी आप प्लान करके चलते हो कि यार बच्चों की शादी के अंदर में आज के दिन एक ही प्लान कर रहे हो आप, एक ही बच्चा, तो आपको लग रहा है कि लगभग 20 लाख रुपए के आसपास में आज के दिन ऑन एन एवरेज शादी में खर्च हो रहा है, और शादी लगभग 25 साल बाद में हो सकती है। अब यहाँ पे कोई भी भाई अपने हिसाब से सिनेरियो बना के चलना है। मैं अंकित जी की बात कर रहा हूँ जिनकी 28 साल की उम्र है, और जिनकी भी शादी हुई है 1 साल पहले, और अभी उनको दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, उसके हिसाब से बात करूँ। अगर कोई भाई 40 साल के हैं, कोई भाई 45 साल के हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने जो आगे आने वाले खर्चे हैं उनको देखें कि वो शादी या खर्चा कितना आगे है, 5 साल आगे है, 4 साल आगे है, उसी हिसाब से वो देखना है उनको। अब यहाँ पे अंकित जी को एक बाइक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उनको एक गाड़ी भी लेनी है। आज के दिन दो उनके पास में गाड़ी है, बट 5 साल बाद में उनको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो कार भी उनको लेनी है। तो कार का जो आज के दिन जो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 11 लाख की गाड़ी है, ठीक है, और उनको 5 साल बाद में उस गाड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर वो भी खर्चा हमने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी फंड। आज के दिन अंकित जी के पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड है यहाँ पर, बट स्टिल अंकित जी बोल रहे हैं कि चलो उस पैसे को मैं आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ अच्छी जगह के ऊपर में, दो आई विल बी नीडिंग द इमरजेंसी फंड मोर, जो कि कब जरूरत पड़ने वाली है, आज से लगभग 10 साल बाद में मुझे इमरजेंसी फंड इतना तो चाहिए, मतलब 10 साल बाद में मुझे मैंडेटरीली इमरजेंसी फंड चाहिए भाई। तो 10 आज भी है उनके पास में 18 लाख की, वो भी पड़ा हुआ है, बट स्टिल उसको एक इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह, सो कि एक कितना पैसा मुझे आज के इमरजेंसी फंड के नाम पे अलग से इन्वेस्ट करना है, उसका हमें थोड़ा सा अंदाजा पड़ जाए। तो उनको बोल रहे हैं कि आज के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मतलब सॉरी इमरजेंसी फंड के रूप में चाहिए, जिनकी आज के दिन चाहिए, तो फ्यूचर में 10 साल बाद में कितना चाहिए होगा, 50 लाख रुपए चाहिए होंगे मुझे। अब नेक्स्ट हाउस, घर, राइट। तो अब मान के चलो कि घर मुझे खरीदना है, बट आज नहीं खरीदना है, अंकित जी आज के दिन रेंट के फॉर्म में रह रहे हैं, आज के दिन तो नहीं है, बट लेना है। तो आज कितने रुपए का पड़ रहा है आपका घर, तो लगभग आपको पड़ रहा है कि आज के दिन 60 लाख रुपए का, जो कि आपको प्लॉट जो खरीदना है, प्लॉट खरीद के और उसके ऊपर में आपको छोटा सा घर बनाने में 60 लाख रुपए खर्च होने वाले। दो कई भाई लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट काफी सारे जो शहर हैं, टीयर 2 टीयर 3 जो शहर हैं, वहां पर आपको आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी आपको अगर फ्लैट भी चाहिए तो टीयर 2 टीयर 3 में फ्लैट्स अगर आपको चाहिए तो वो तो आपको 30 लाख में भी मिल जाते हैं, राइट। तो वो कोई दिक्कत वहाँ पे इश्यू नहीं आ रहा है। अगर आप मुंबई बैंगलोर वहाँ की बात कर रहे हो तो वह आप इस अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अमाउंट लिख सकते हो, बट अंकित जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उनको 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली आज के दिन, राइट। बट उनको घर चाहिए 15 साल बाद, आज नहीं चाहिए।
आज वो रेंट पे रहना चाहते बिकॉज उनको पता नहीं है जॉब का कहाँ चली जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनको भात, अब उनकी एक बहन भी है, अब बहन को जो है वहां पर भात भरना पड़ेगा। भात भरना पड़ेगा मतलब जो भाई होता है वो अपनी बहन के यहाँ पे जाके गिफ्ट, मतलब जो प्रोग्राम होता है जब राजस्थान के या फिर जो इधर के वो लोग होते हैं वो बात जानते हैं कि भाई अपने बहन के बच्चों की जब शादी होती है तो वहां पर फंक्शन लेके जाता है अपने यहाँ से, खर्चा होता है वहां पे उसमें। तो वहां पे उनको बोलेंगे आज के दिन लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा होगा और उस चीज की जो अगेन 25 साल बाद जरूरत पड़ने वाली है उस खर्चे की भी। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये तो खर्चे हो गए जो कि फ्यूचरिस्टिक खर्चे हैं जिनको आप लोगों ने, अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर और खर्चे ये जो मैंने लिखे हैं ये शायद हो सकता है आपकी जिंदगी में ना हो, दूसरे टाइप के खर्चे हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक। ये खर्चे मैंने नॉर्मली लिए हैं जो कि नॉर्मली एक 28 साल की उम्र के आदमी के पास में हो सकते हैं। आप अपने खर्चे यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर अपना उसका आज उसका कितना खर्चा पड़ सकता है अगर आज के दिन वो काम होता है तो वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है। कितने साल बाद आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है उस पैसे की, उसको बस आपको साल लिखना है कितने साल बाद। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ईएमआई गोइंग ऑन। अब आज के दिन मान के चलो आप ईएमआई चल रही है, कोई भी कार की ईएमआई होगी, रेनोवेशन हो गया या फिर आपने घर खरीद लिया है उसकी ईएमआई आपकी चल रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अंकित जी की कार ऑलरेडी जो पड़ी हुई जो उनके पास में है आज के दिन उसकी ईएमआई जो चल रही है वो चल रही है। एंड लगभग उसकी जो ईएमआई है वो 15,000 रुपए की जा रही है और लगभग 3 साल की ईएमआई और बची है अभी तक उसकी जानी है अभी। ठीक है जी। उन्होंने ऑलरेडी जो घर है ये ऑलरेडी वो जो 60 लाख का लेने वाले हैं एक ऑलरेडी घर उन्होंने ले लिया है, ऑलरेडी ले लिया है। वो जो घर है उसकी जो ईएमआई चल रही है वो लगभग 30,000 रुपए की आसपास में चल रही है और वो अगले 10 साल तक जाने वाली है लगभग, राइट। ये राइट, उनको घर ऑलरेडी उनके पास में है। नेक्स्ट अब वो घर ले रखा है बट उसको किराए पे चढ़ा रखा है, ध्यान रखना, और खुद आज के दिन दूसरी जगह रेंट पे रह रहे हैं। बट ये प्लानिंग है, अब किसी भाई को बोल रहा है कि अब मेरे को घर लेना है, यहाँ पर उसको कैंसिल आउट कर सकता है जिसकी ईएमआई चल रही है, घर ऑलरेडी ले रखा है और आगे प्लानिंग नहीं और नया घर लेने की, तो वो इसको यहाँ पर ईएमआई में जोड़ सकते हैं और इस घर को जो है 60 लाख इसको माइनस कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जीरो के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। वो मैंने क्या कि सारे खर्चे यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की। नेक्स्ट यहाँ पर मान के चलो आपकी कोई बाइक की ईएमआई चल रही है तो उसको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कोई और टाइप की ईएमआई चल रही है, पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही है उसको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर बस ये लिख सकते हैं कि कितने साल तक वो चलने वाली है वो ईएमआई। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कार की ईएमआई एंड हाउस की ईएमआई इनकी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। लेट्स से कि इनका पर्सनल लोन भी चल रहा है, एक पर्सनल लोन की ईएमआई है वो भी चल रही है लगभग 10,000 रुपए की, राइट। और वो जो है लगभग आगे 3 साल तक और जाने वाली है, 10 साल, राइट, 3 साल तक और जाएगी वो पर्सनल ईएमआई चल रही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सबसे बड़े जो खर्चे यूजुअली होते हैं इंसान की जिंदगी में वो एक तो होते हैं कि इंसान जो मेन अर्निंग मेंबर है वो चला जाए तो फिर परिवार की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है बीच में। उसके लिए आदमी को टर्म इंश्योरेंस देना चाहिए जिसको मैं कई बार बोलता हूँ कि सरकारी कंपनी ही चूज करें तो बेटर ऑप्शन होता है, जैसे एलआईसी वगैरह चूज कर लें तो बेटर ऑप्शन है। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स बात अगेन वो भी एक बड़ा खर्चा है, तो वो भी एक जो है आपको परिवार का टर्म इंश्योरेंस होता है लगभग आपकी जब तक कि आपकी अर्निंग एज रहने वाली है, या फिर जब तक यहाँ पर इस शीट में आपको एक नंबर आएगा कि आप कितने साल में जो है रिटायरमेंट होने वाले हो। रिटायरमेंट की एज तक जो होती है वो यूजुअली आपकी टर्म इंश्योरेंस होती है रिटायरमेंट की एज तक के लिए, बिकॉज तब तक आपके लोग आप पे डिपेंडेंट है, आपकी अर्निंग पे डिपेंडेंट है, राइट। तो रिटायरमेंट तक ही आपके लोग आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसके बाद तो आप रिटायर हो चुके हैं, आप तो कमाने वाले हो नहीं, तो तब तक कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो यूजुअली यहाँ पे देखने को मिला कि भाई ने भी लगभग यहाँ पर जो खर्चा जा रहा है महीने का, यहाँ पर जो इंश्योरेंस जो हमने प्रीमियम चूज किया है वो मंथली चूज किया है, रिमेंबर दिस, हमने क्या चूज किया है, मंथली चूज किया है, राइट। खर्चा जो है यहाँ पर आपको जो सिर्फ अपने डिवाइड बाई जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर साल का जो जो प्रीमियम जा रहा है टर्म इंश्योरेंस का उसको डिवाइड बाई 12 कर देना और यहाँ पर लिख देना है। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन आपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जिसमें आपको लगभग 30,000 रुपए का खर्चा जा रहा है साल का, जिसको आपको डिवाइड बाय 12 करके मंथली खर्चा कितना जा रहा है वो लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो स्कूल की फीस है बच्चे की, अब स्कूल की फीस अगर आपकी आज के दिन चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, आज नहीं चल रही है तो राइट, तो इसको हम लोग अंकित जी के मामले में कैंसिल आउट कर देते हैं। रेंट, यस अंकित जी रेंट पे रह रहे हैं एंड वो भी अच्छी खासी सिटी में, 40,000 रुपए का रेंट है वहां पर रह रहे हैं। और साथ में यहाँ पर एक मेन चीज आती है जो कि फ्यूचर का खर्चा बने रहने की उम्मीद है, जिनको बोलते हैं राशन का खर्चा, मेड का खर्चा। ऑफ कोर्स ये बात है, शहरों में आजकल मेड का खर्चा परमानेंट ही हो रहा है, वो फ्यूचर में रहने वाला भी है मेड का खर्चा। और दूसरा मेंटेनेंस का खर्चा, मेड एंड मेंटेनेंस का मतलब जो साफ सफाई की अलग से मेड आती है आजकल
वो खर्चा जो है जो भी रोजमर्रा का घर के अंदर में खर्चा चलता ही रहता है महीने का। तो राशन, मेड एंड मेंटेनेंस को यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कितना खर्चा जो है मेड लेके जाती है और राशन का कितना आपका खर्चा आता है। तो लगभग यहाँ पर अंकित जी का लगभग 12,000 रुपए का खर्चा होता है और ये खर्चा जो है आपकी ताउम्र रहने वाला है। ऑफ कोर्स ये बात, अगर आपको एक बार मेड की आदत हो गई है तो आप कहीं पे भी रहोगे तो मेड तो आपको चाहिए भाई, या फिर आपका राशन का खर्चा भी उस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो मैंने बोल रहा कि यहाँ पे आपकी जो उम्र है 28 साल की उम्र है, 70 साल, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको 60 साल भी लिख सकते हैं कि 60 ईयर्स तक, या 60 ईयर्स में तो निपट ही जाऊंगा। अगर नहीं निपटूंगा तो भी पैसा मेरे पास बच जाएगा, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, तो ये वाला खर्चा चलता रहेगा। रेंट यहाँ पर 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये ये मेरी जो जॉब है, 40,000 ये जो रेंट जो चल रहा है वो अगले 10 साल तक कंटिन्यू रहने वाला है। राइट, अब इसको मैं मान लेता हूँ कि अंकित जी अभी 28 साल की उम्र है और ये अभी तक 15 साल और किराए पर ही रहने वाले हैं। उसके बाद में हो सकता है कि अपने आसपास वाले शहर में ले लेंगे। और रेंट का जो किराया है हर साल जो है 5% से बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो है ये क्या मैंने अलग से आपको एक ऑप्शन दिया है एप्रिसिएशन का, कि आपका जो ये वाला जो खर्चा है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर राशन, मेड एंड मेंटेनेंस जो है 8% से बढ़ रहा है, और यहाँ पर स्कूल फीस जो है वो 10% से बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक अलग से मैंने आपको ऑप्शन दिया है जहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अपने, आपको चाहिए तो अगर लिखना है तो, अदरवाइज आप उसको जैसा लिखा हो वैसा भी छोड़ सकते हैं। राइट, अब ये तो हो गई फ्यूचरिस्टिक खर्चों की बात, जो आज खर्चे हो रहे हैं काफी सारे। ये जो खर्चे हैं तो सारे आज ही हो रहे हैं, आपकी जेब से जा रहे हैं। ये खर्चे वो हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक खर्चे हैं, जिनके लिए आपको आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो आपके लिए आज के लिए तो खर्चा ही है। राइट, अब पॉइंट ये कि जो फ्यूचरिस्टिक खर्चा है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जिसके हिसाब से आपकी प्रीमियम, जो इसको हम बोलते हैं SIP, तय होगी। राइट, SIP तय होगी। राइट, तो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अब मान के चलो कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है, पहला खर्चा हायर एजुकेशन, जिसमें आपको 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, और 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपको 78 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है 20 साल बाद। दैट मीन्स कि आप आज के दिन उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन कौन कौन से हैं, या तो आप FD में इन्वेस्ट करोगे, या आप निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे 12-13% का रिटर्न मिलने वाला है, या फिर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको 17-18% तक का रिटर्न मिल सकता है, और या फिर आप लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको लगभग 20-21% तक का रिटर्न आराम मिल सकता है। देयर आर चांसेस, पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, बाकी कुछ परसेंट तो 25% तक भी दिया है। अब यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी के अंदर में जरूरी हैं, जिनके अंदर में हम रिस्क नहीं ले सकते, राइट, हम लोग चांसेस नहीं ले सकते। तो बट टाइम पीरियड बहुत है, टाइम पीरियड जिन चीजों में बहुत होता है वहां पर हम लोग आराम से मतलब एक काइंड ऑफ रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि अभी हायर एजुकेशन का जो टाइम है वो बहुत दूर है, 20 साल दूर है, तो हम लोग 15 साल के लिए एटलीस्ट स्मॉल कैप के अंदर में SIP चला सकते हैं, बिकॉज वहां पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई हैव बीन ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो वी आई कैन से दैट। सो हम लोग 15 साल तक के लिए SIP स्मॉल कैप में चला सकते हैं। उसके बाद में 5 साल पहले ही जो खर्चा में आने वाला है उससे पहले हम लोग उसको निकाल के या तो फ्लेक्सी कैप में या फिर निफ्टी में डाल दें। सो हम एक बार के लिए इसको हम लोग स्मॉल कैप में ही इंक्लूड करने वाले, बिकॉज खर्चा लंबे टाइम के लिए जाने वाला है। दूसरा फॉरेन टूर, फॉरेन टूर आपका ऑफ कोर्स ही बात है स्मॉल कैप में डाल के छोड़ सकते हैं, बिकॉज अगर वो पैसा अचीव नहीं भी होता है तो आप लोग उसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, आगे खिसका सकते हो। तो सो वी कैन इजीली कीप इट इन स्मॉल कैप अगेन, ताकि रिटर्न ज्यादा बन सके। चाइल्ड की, बच्चे की शादी बट बहुत दूर है, अगेन वी कैन कीप इट इन स्मॉल कैप। कार, कार की थोड़ी रिक्वायरमेंट है तो इसको फ्लेक्सी कैप में रख देते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी फंड, यस इट हैज टू बी इन द फ्लेक्सी कैप फंड अगेन। एंड यहाँ पर जितना जल्दी अचीव हो, बाकी ये चीजें अगर इमरजेंसी फंड में, अगर आप इमरजेंसी फंड को भी, क्योंकि इमरजेंसी फंड क्या है ना कि आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, और इमरजेंसी फंड ऐसा है कि जिसको आप लोग अगर कभी भी जरूरत पड़ सकती है इस बीच में पीरियड में भी, तो आप अगर इसे चाहो तो सेंसेक्स निफ्टी में भी रख सकते हो। इट्स प्रोबेबिलिटी। बाकी आपका जो पैसा है काफी आपने जो सेविंग कर रखी है वो आपने ऑलरेडी FD में अच्छी खासी कर रखी है, तो आप इसको फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप चांसेस हैं कि इसको स्मॉल कैप में रखो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ताकि वो जल्दी बड़ा होने का या जल्दी अचीव होने का चांसेस वहां पर बना रहे। हाउस, अगेन घर आपको चाहिए कितने साल बाद में, लगभग 15 साल बाद में आपको घर चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितने साल बाद में आपको घर चाहिए, तो यहाँ पे देखने मिला 15 साल। राइट, तो 15 साल इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम लोग 11-12 साल के लिए इसको भी अगेन स्मॉल कैप में रख सकते हैं। बात अगेन वो भी बड़े टाइम पीरियड के बाद चाहिए तो अगेन इसको भी हम स्मॉल कैप में रख सकते हैं। सो मोस्टली हमने स्मॉल कैप में यहाँ पर रिटर्न रखा है, बिकॉज पीरियड टाइम बहुत बड़ा है। राइट, हम इसको फ्लेक्सी कैप में भी रख के देखेंगे ताकि हम लोग कितना डिफरेंस वहां पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सारे के सारे जो बड़े आने वाले खर्चे हैं उनको अगर सारा का सारा आज के दिन प्लानिंग करके अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं,
तो इतना इतना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन इन चीज़ों के लिए, राइट। तो ये हमारा आज का खर्चा हो गया है। ये खर्चा तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, राइट। ये वाला जो ईएमआई वाला, हेल्थ इंश्योरेंस वाला, और जो बच्चों की फीस वीस या फिर रेंट वाला, राशन वाला, और ये जो ऊपर मिसलेनियस खर्चा, ये तो खर्चा चल ही रहा है। और ये खर्चा इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर के खर्चों को के लिए चल रहा है। तो टोटल मिला के आपका आज के दिन जो खर्चा है वो 1,76,000 रुपए का हो गया महीने का, जो कि काफी बड़ा है। ऑफ कोर्स ये बात है काफी भाइयों के लिए, बट भाई के पास में देखो तो सही, दो दो घर हैं, दो दो घर भाई को चाहिए, गाड़ी चल रही है, पर्सनल लोन चल रहा है घर का, राइट। और घर खरीदना है, इमरजेंसी फंड चाहिए, ट्रिप भी लेनी है, और बच्चों के लिए मेंटेनेंस भी करना है, और बाकी मेड आ रही हैं, और रेंट 40,000 रुपये। सो ब्रो इज लिविंग ए रियली नाइस लाइफ। नॉर्मली ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास की लाइफ जी रहा, मतलब मिड मिडिल क्लास बोल सकते हैं। मिडिल क्लास में तीन कैटेगरी हैं, अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल मिडिल। सो मिडिल मिडिल लेवल की जो है आज के दिन भाई जो है जिंदगी जी रहा है। अपर मिडिल की क्लास की कैटेगरी ये वाली नहीं है भाई, उसकी दूसरी टाइप की। तो यहाँ पर 1,76,000 रुपए की मंथली भाई को जरूरत पड़ने वाली है, फिर पड़ रही है आज के दिन। अब वो इन खर्चों को नजरअंदाज कर दे, आने वाले खर्चों को आज के दिन उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो वो अलग बात है, तो उसको लग सकता है कि यार कोई बात नहीं, बट 1,76,000। अब यहाँ पे इसमें से जो बड़ा हिस्सा है वो फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेकर के है, 50,000 रुपए के आसपास में। और जो आज के जो खर्चे चल रहे हैं भाई ने इकट्ठे कर रखे वो 76,000 रुपए के कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। ओके, सो यहाँ पर लगभग 1,26,000 रुपए की तो आज के दिन का नॉर्मल खर्चा चल रहा है, 47,000 का फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट का खर्चा आज के दिन। अब पॉइंट ये है कि इतना खर्चा मेरा जो भी हमने बताया है जिस टाइम जितने टाइम पीरियड के लिए, वो ऑटोमेटिकली पूरा होता रहे। इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है वो भी मैं कहीं से निकाल के डालता रहूं, और वो जो खर्चे हैं फ्यूचर के वो अचीव होते रहे, और जो मेरे घर के खर्चे आज के दिन चल रहे हैं वो भी अचीव होते रहे। तो मैं आज के दिन एक मुश्त ऐसा पैसा कहाँ रख दूं कि जहां से मैं बस निकालता रहूं और यूज करता रहूं, अगले 100 साल तक मेरे को कोई दिक्कत ना हो। अब कोर्स बात है 28 साल के अंकित जी हैं, तो 128 तक तो जीने वाले हैं नहीं। अब अलग बात है कि वो कोई जड़ी बूटी यूज करना चालू कर दें या फिर कुछ कुछ और करें, तो वो अलग बात है। बट पॉइंट ये कि 100 साल तक के लिए कुछ बचेगा तो बच्चों के लिए छोड़ देंगे, क्या दिक्कत जा रही है। अब 100 साल के लिए अचीव मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं, वो डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ताकि हम लोग थोड़ा सा इस चीज को चर्चा कर लेते हैं एक बार। अब ये बोल रहे हैं अंकित जी बोल रहे हैं कि मैं उस पैसे को कितना इकट्ठा करके मैं निफ्टी में रख दूं कि मेरा सारा का सारा पैसा जो है मैं वहां से निकालता रहूं, और ये जो खर्चे जो हो रहे हैं इनको मैं हर महीने पूरा करता रहूं, बस निफ्टी में डाल के रख देना। तो मेरे को कितने पैसों की जरूरत है, तो अंकित जी को यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अंकित जी नीड्स टूडे 1,70,00,000 रुपए। मतलब अंकित जी के पास में अगर आज के दिन 1,70,00,000 रुपए हो टोटल मिला के, तो वो निफ्टी में डाल के छोड़ दें, 12-13% का रिटर्न निफ्टी देता रहेगा, डिविडेंड थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, तो वहां से पैसा निकालते रहेंगे हर महीने, जो खर्चा चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट भी करते रहेंगे निकाल निकाल के, और लाइफ सॉर्टेड है। अब 18 लाख का तो इनके पास में ऑलरेडी सेविंग्स है, और यहाँ पर इनको जरूरत पड़ने वाली है और पैसों की 1,50 करोड़ रुपए की और इनको जरूरत है, जो कि इनको चाहिए, राइट। तो अंकित जी का तो हमने देख लिया, जो खर्चे हैं इनको मेंटेन करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, टोटल मिला के 1,50 करोड़ रुपए की और जरूरत है। अब अंकित जी बोल रहे हैं कि मेरे पास में आज तो भाई 1,50 करोड़ रुपए नहीं है, राइट, सीधी सी बात है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अंकित जी बोल सकते हैं कि यार मैं अब इस पर्टिकुलर की मेरे को रिटायर होने के लिए जो कि कितने और पैसे में जमा करूं, राइट। तो रिटायरमेंट अंकित जी बोले मेरे को अगले 10 साल के अंदर में रिटायर होना है भाई। तो अंकित जी बोले अगले 10 साल में रिटायर होना है, ठीक है जी। तो आपको अगले 10 साल बाद में आपको 1,19,00,000 रुपए की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? बिकॉज तब तक के लिए तो आप खर्चे और झेल ही रहे हो, ये झेल ही लोगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा जो है ये आपको सेविंग और करनी पड़ेगी। लगभग 35,000 रुपए की आपको एक्स्ट्रा, 36-37 हजार रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग्स आपको करनी पड़ेगी, वो भी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में। दैट मीन्स कि 36,000 रुपए आप मंथली और सेव कर लो। दैट मीन्स कि ये खर्चा तो आपके पास में हो ही रहा है, ये आपको तो सेविंग, ये तो खर्चा है ही, इसके साथ में 36,000 रुपए और आप इन्वेस्ट करते रहो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में अगले 10 साल तक। तो अगले 10 साल बाद में आप रिटायर हो जाओगे, बिकॉज जो पैसा जो पीछे बचेगा, जो बना इकट्ठा पैसा आपके पास में जो बचेगा, उसको आप लोग क्या कर दोगे, निफ्टी में डाल के फिर 10 साल बाद में
आप जीवन जिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका जो आपने 2 घर खरीद रखे हैं उसकी ईएमआई भी जाती रहेगी, आप घर खरीदने के लिए पैसे भी आपके पास में बच जाएंगे, आपके पास में बात के लिए पैसे हैं, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आप टूर भी कर लोगे, गाड़ी भी आपके पास में रहेगी, और आपके जो रोजमर्रा के जो बुढ़ापे तक के खर्चे हैं वो भी चलते रहेंगे उसके बाद में। सो अंकित जी नीडेड कि ये खर्चा तो मेरा चल रहा है जिसको तो मैं आप झेल ही रहा हूँ आज के दिन, राइट। ये खर्चा तो चल ही रहा है और साथ में मेरे को इतना खर्चा, दैट मीन्स कि अंकित जी को पता चल गया इतना और ईएमआई चाहिए मुझे। तो अब अंकित जी की क्या क्या प्लानिंग हो गई, अंकित जी की पूरी फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर हो चुकी है। फ्यूचर के खर्चों की वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग हो चुकी है, और आज कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है वो भी उनकी प्लानिंग पूरी की पूरी यहाँ पर हो चुकी है। अब अंकित जी बोले कि यार मेरे को भरोसा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैं वहीं पर फ्लेक्सी कैप में पैसा, मैं फंड के अंदर पैसा डाल के मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर, या स्टॉक नहीं, मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें पैसा डाल के छोड़ने वाला हूँ, जिनमें ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 17% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, राइट। क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर 20-20% तक का रिटर्न दिया कुछ फंड्स ने। तो यहाँ पर देखने मिला कि अंकित जी बोलते हैं चलो कि मैं चूज कर लिया यहाँ पर कि मैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ने वाला। तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ूं तो यहाँ पर देखने को मिला कि अंकित जी को तो फिर जरूरत पड़ने वाली है लगभग कितने रुपए की। तो यहाँ पर ये सीट अपडेट हो रही है, तो यहाँ पर देखने को मिला कि 1,22,00,000 रुपए की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है। 18 लाख रुपए की ऑलरेडी इनके पास में सेविंग है, एंड यहाँ पर 1,12,00,000 रुपए की और जरूरत इनको पड़ेगी। तो अगर इतने पैसे हैं इनके पास में 1,12,00,000 रुपए और, तो ये 1,30,00,000 टोटल मिला के फ्लेक्सी कैप में फंड में डाल दें, और उम्मीद करें कि फ्लेक्सी कैप फंड उतना ही रिटर्न देता रहेगा जो अब तक दिया है पास्ट में। तो फिर इनको कोई जरूरत 100 साल तक पड़ने वाली नहीं। सेफेस्ट क्या है आपके लिए, सबसे सेफ होता है आपके लिए एफडी, की एफडी की दिक्कत ही नहीं है, 7% के आसपास में आराम से मिल ही जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास नजर आता है निफ्टी की, निफ्टी 13%, 12-13-14% का रिटर्न देने की उम्मीदें हैं, तो वो देता रहेगा। और थर्ड ऑप्शन जो कि थोड़ा रिस्की है जिसमें आप पैसा डाल के छोड़ सकते हैं, दैट इज थोड़ा सा, वो कौन सा है, फ्लेक्सी कैप फंड। बाकी मैं स्मॉल कैप फंड को तो इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पर क्या है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, बिकॉज आपके रोजमर्रा के जो खर्चे आपको निकालने पड़ते हैं ना, बिकॉज वहां पर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने नीचाव में उतार में आया और उसी में बहुत ज्यादा पैसा आपने निकाल लिया, तो फिर उसके चढ़ाव के अंदर में रिटर्न ज्यादा उम्मीद बनती नहीं है। इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप फंड और निफ्टी फंड दो की ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी एफडी की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पर आपको लगभग 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है इस खर्चे को लाइफ लॉन्ग पूरा करने के लिए। सो मोस्ट प्रिफरेबल जो पॉइंट होता है वो होता है निफ्टी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना। बाकी अगर आपको किसी भाई को अगर अगर मैं एडवाइस दूं थोड़ी सी, तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको 30% पैसा जो होता है वो स्मॉल कैप में, 30% पैसा जो है वो फ्लेक्सी कैप में, 30% पैसा निफ्टी के अंदर में, और बाकी 10% पैसा एफडी में लगा के छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहे वहां से आप पैसा निकालते रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बाकी पैसा आपको जो है नॉर्मली निफ्टी के अंदर में पैसा निकालना है, मतलब डाल के रख छोड़ने की वो आपको प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए, मतलब निफ्टी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए, दैट इज बेटर बाय द वे, राइट। तो अब यहाँ पे अंकित जी का हमें पता चल गया 10 साल में रिटायर होने का, हमको रिटायरमेंट प्लानिंग इनकी हो गई है कि अब इनको क्या करना है, अंकित जी को सिंपली 36,000 रुपए और एक्स्ट्रा, और ये खर्चा चल ही रहा है, राइट। तो अंकित जी का तो हो गया काम लाइफ टाइम में। अब अंकित जी बोल रहे हैं कि एक मेरे को चीज और जाननी है कि अब मान के चलो मैंने निफ्टी के अंदर पैसा लगा तो दिया, अब मुझे ये जानना है कि मेरा आज से 30 साल बाद में कितना खर्चा हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग चूज भी कर सकते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर 30 साल बाद में 25, तो लगभग क्या हो रहा होगा 25 और 55, 55 के आसपास में, सो 55 यहाँ पर चूज कर लो, तो लगभग यार आ गया 55। तो 55 में आपका जो खर्चा हो रहा होगा वो मंथली एक्सपेंसेस आपके हो रहे होंगे 2,27,000 रुपये आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए, अगर हम लोग उसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो, राइट। और आपका उस वक्त टोटल जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 4,57 लाख रुपए का आपके पास में इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ होगा। तो उस वक्त भी अगर आपको कहीं पे कुछ हो जाता है तो बच्चों के पास में इतनी राशि बची रहेगी, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पे मैंने 100 साल क्यों चूज किया, बिकॉज अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि यार मेरी तो उम्र 30-40 साल तो हो गई है, 40 साल की और बच्चे, मेरे को तो 40 साल की भाई प्लानिंग और करनी है भाई, खत्म जा। तो अब अगर अंकित जी बोलते हैं कि मैं 40 साल का यहाँ पर हो गया हूँ, तो यहाँ पर 40 साल की और प्लानिंग करते हैं, तो अंकित जी चूज करते हैं 40 साल के ही मेरे को प्लानिंग करनी है जी। तो 40 साल यहाँ पे चूज कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 साल की प्लानिंग चूज कर रखी थी। अब 40 साल की अगर आप प्लानिंग यूज करते हो तो आपको पैसों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो 40 साल की 100 को 40 में कन्वर्ट करते यहाँ पर 1,73,00,000 रुपए थे, इस ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें,
कितने अभी देखो कैलकुलेशन हो क्या है तो 1 करोड़ 51 लाख लाख 40 साल की प्लानिंग के लिए भी आपको 1 करोड़ 51 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। लगभग 19 लाख रुपए का ही फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। राइट, 19 नहीं सॉरी 21-22 लाख रुपए का फर्क पड़ा है। राइट, उसमें 60 साल ऐड हो गए हैं। राइट, तो इसलिए कई भाई बोलते हैं ना कि 100 साल की प्लानिंग, तो मैं कंसिडर करके 100 साल ही देखो यार, आप क्या टेंशन क्या लेनी है फालतू की। सो नाउ आपको क्या करना है, इस शीट को यूज करना है। दो दिस शीट विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेड मेंबर्स, और जो भाई दूसरे भाई लोग हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी पेड बाय द वे। सॉरी, बहुत टाइम लगा भाई इसमें बनाने में। राइट, बाकी आप इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे को पर्सनलाइज एडवाइस आपसे मेरे से मांगेंगे तो पर्सनलाइज एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा। बाकी आपको मैं जनरल एडवाइस जो होती है वो आपको आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जनरल एडवाइस आपको दे सकता हूँ जनरल वे के अंदर में। जैसे कौन सा फंड के अंदर में कितना पैसा हम लगा के छोड़ सकते हैं, तो क्या पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से फ्यूचर हो सकता है, इस टाइप की जो जनरल एडवाइसेस होती हैं वो दैट आई कैन गिव यू। राइट, तो जो पेड मेंबर भाई लोग हैं उनको आपको पता ही है कि आपको इस टाइप की एक शीट मिलती है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये जो लिंक है इसका मिल जाता है, और ये जो वीडियो मैंने भी बनाया है उसका लिंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे एक भाई ने एक सवाल पूछा था कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाली जो एक शीट होती है उसको कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपको आपकी शीट जो आपके साथ में शेयर कर रखी है वहाँ पर आपको मिली हुई है, इसको आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो भाई लोग हमारे जुड़े हुए नहीं है साथ में, पेड मेंबर्स नहीं है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर वेबसाइट के थ्रू। आप हमको उसको मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गेट द शीट। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भाई को अगर ये शीट समझने के अंदर में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि कई बार किसी भाई को प्लानिंग करनी है, तो मेरे ध्यान रखिए कि मैं पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे सकता हूँ एज पर सेबी रूल्स। आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, बट आई कैन गिव यू जनरल एडवाइस। बाकी आप मैं इसको शीट को आपको समझने में और अगर क्वेरी होती है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके लिए लिंक भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट रिमेंबर दैट नो पर्सनल एडवाइस कैन बी गिवन बाय मी एज पर सेबी रूल। उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, एंड अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है तो यू शुड कॉन्टेक्ट देम फॉर दैट थिंग। बाकी ये शीट आपको आई होप समझ में आ गई होगी, एंड ज़्यादा आपको किस तरीके से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपको कितना पैसा कमाना है, कैसे आप कमा सकते हैं, किस तरीके से आपको प्लानिंग करके चलना है, सो दैट कि पैसे को लेकर के आपकी जिंदगी के अंदर में दिक्कतें ना हो। और जो मेनली आपने जो देखें खर्चे जो हो रहे हैं, है ना, जो फ्यूचरिस्टिक जो खर्चे हैं उनको कैसे आप लोग कम रखें। तो कई भाई लोगों ने शादी मत करो, सबसे बड़े खर्चे तो वहीं से आ रहे हैं। वो अपने अपने व्यूज है, कई भाई लोग बोल सकते हैं कि मैं 5 साल तक ऐसा अच्छे से कमाऊंगा, 1.5 2 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ इस तरीके से इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, ये फ्यूचरिस्टिक खर्चे अपने आप पूरे होते नहीं कि मेरे को कमाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी काफी लोग भाई सोचते हैं शादी से पहले ही कमा के छोड़ दूंगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट दैट। तो खर्चे अब अलग अलग लोगों के भाइयों के अलग अलग व्यूज हैं। सो आई प्रेजेंटेड दिस थिंग ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, थोड़ी बात आपकी टेंशन कम कर सकूं। अगर बढ़ गई है तो आई एम सॉरी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली सी यू।